हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। जहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस लगा लिए थे, हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चंस लगा रहे थे, उसके आगे से आज की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर हम लोग लगा रहे थे पूरा, और पूरा मॉडल पेपर हम लोग को लगाना है। हम तो आपको पूरा मॉडल पेपर एक बार लगवाएंगे, लेकिन आपको जो है मॉडल पेपर कम से कम 3 बार लगाना है। देखिए ये बोर्ड, ओ माय गॉड, मार्कर भी होल हो गया। चलिए अब जाने दीजिए, आज स्थिति बहुत खराब है ना। बोर्ड अब दूसरा लगवाना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास जो है बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। थोड़ा अब बोर्ड की हालत इस तरीके से है, कोई बात नहीं, है ना। बोर्ड की हालत खराब हो तो क्या हुआ, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, है ना। चलिए तो कहां तक हम लोग क्वेश्चंस लगा चुके थे, उसके आगे से हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। कहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस लगाया था भाई, ये हम लोगों ने क्वेश्चंस लगा लिया था। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 49 से हम लोग को क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 49, मॉडल पेपर नंबर 2। ये बुक है, ठीक है, सबके पास है, बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर ली है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इनाम में भी जीत ली है ना। चलिए तो क्या है कि दो कण है ए और बी, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा है। ठीक है, जो समय अक्ष के, देखिए एक ग्राफ होता है, ये इस तरीके से बनता है ग्राफ। ठीक, विस्थापन समय ग्राफ, ये होता है टाइम, और ये होता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन समय ग्राफ जो कि अक्ष के साथ, अक्ष, ये हमारी अक्ष है, अक्ष के साथ 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि पहला कण 30 डिग्री और दूसरा कण 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। सिंपल से ये पूछ रहा है कि दो कण है, जब वो विस्थापन करते हैं, ठीक है, जब वो विस्थापन करते हैं, तो अब विस्थापन करेंगे तो समय भी लेंगे, तो जब उनका समय विस्थापन ग्राफ बनाया जाता है तो एक का एंगल बनता है 30 डिग्री। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से सीधे बनेगी, है ना, क्योंकि एक समान चाल से चल रहे हैं, और दूसरे का बनता है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना, वेगों का अनुपात बताना है। क्या बताना है भाई, वेगों का अनुपात बताना है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। वेगों का अनुपात कैसे निकलेगा भाई, वेगों का अनुपात कैसे निकलेगा, ये आपके ऑप्शंस हो गए। देखिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है वेलोसिटी, अगर हम कहें ए, पहले वाले कण की वेलोसिटी को वी ए कहें, तो वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन और अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, अगर हम कोई लाइन इस तरीके से खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर मानिए, और ये एंगल हमारा 30 है या 60 है, जो भी है, तो ये डिस्टेंस होगी, और ये हमारा टाइम होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे पास में, ये हमारा टाइम हो जाएगा, और ये जो दूरी है, ये हमारी जो दूरी है, ये क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ये और ये अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रिलेशन देखें तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारा लंब है और ये आधार है, तो हम tan थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। होता नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो tan थीटा यानी कि यहाँ पर 30 है, 30 है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर रहता है, टाइम इधर रहता है। तो यहां से जो हमारा पहला वेग आएगा, वो क्या आ जाएगा, tan 30 आ जाएगा। ये ऐसा हमको क्यों करना पड़ा, क्योंकि ना डिस्प्लेसमेंट दिया है ना टाइम दिया है, तो जब दोनों नहीं दिया है तो उन दोनों का रिलेशन निकालना पड़ा इसके साथ में, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। उसी तरीके से अगर हम bb निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा tan 60। ठीक है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे और एंगल दे, आप समझ जाइए कि यही बात हो रही है।
तो पहला वेग हमारे पास में ये हो गया, दूसरा वेग ये हो गया। अब कह रहा था इसका अनुपात बताइए सर, तो अनुपात बताना है तो इसका और इसका रेशियो ले लीजिए, रेशियो मतलब अपॉन में लिख दीजिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और 60 की क्या होती है, √3। तो यहां से इसको हम लिखेंगे 1/√3 या फिर इसको अपॉन 1 कर सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको यहाँ पर बटे में लिखेंगे √3/1, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो 1 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा रेशियो, 1:3 का रेशियो बनेगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोर्ड आप गिरोगे तो नहीं, ठीक है? अगर गिर जाना तो बता देना भाई, ठीक है? कुछ ज्यादा हालत खराब हो गई, पिन ला के इसको लगाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? अब देखिए स्मार्ट बोर्ड बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ पर यही बोर्ड नहीं टिक रहा है, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? व्यवस्था चल रही है, आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, है ना? चलिए, हो सकता है अगले बैच से आ सकता है। तो क्या है, एक गेंद को, अच्छा ये वाला तो हमने आपको होमवर्क दिया था कि एक गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है। चलिए ये वाला भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर कर लिया है ना, दिक्कत आपको नहीं आ रही है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाएंगे। तो जिन्होंने नहीं किया था मैं उनके लिए बताना चाहूंगा, इसीलिए मैं कहता हूँ सब लोग किया कीजिए, जब आप करेंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। ये गेंद है, एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, यदि पक्के फर्श पर टकराने के बाद उसमें 40% ऊर्जा की हानि हो जाती है, मतलब यहाँ से गिरी टक्क से, और गिरने के बाद फिर से ये फर्श है, यहाँ से ये फिर से जंप करेगी और यहाँ तक उछलेगी, मानिए यहाँ तक ये उछलेगी। तो यही हाइट आपको बतानी है, क्योंकि गिरेगी तो कुछ ना कुछ ऊर्जा हानि हो जाएगी, 40% हानि हो जाएगी। तो गेंद कितना ऊपर तक उठेगी, हमने कहा था, हिंट दिया था कि इसमें आप लगाइए mgh, ठीक है? mgh से आपको क्या मालूम चलेगा कि इस गेंद में कितनी ऊर्जा है। तो आप m रखिए और g रखिए, ठीक है? इसकी वैल्यू मत रखिए अभी, और h केवल देखिए, h कितनी है, h 10 मीटर है। तो 10 मीटर, ये टोटल आपका क्या आ गया, 10 मीटर, ठीक है? या फिर आप अभी 10 भी छोड़िए, सिंपल सी ये देखिए कि ये आपकी टोटल ऊर्जा, 100% ऊर्जा जो इसमें अभी थी, अब जब ये नीचे गिरा तो क्या कह रहा था, 40% ऊर्जा गई, तो 40% गई तो बची कितनी, 60%, बची 60%। तो इसका हम 60% निकाल लेते हैं टोटल का। तो इसका 60% आप कैसे निकालेंगे, 60%, प्रतिशत होता है हिंदी में, तो वही प्रतिशत कर दीजिए। तो इसको अगर हम पॉइंट में लिख दें तो 0.06, नहीं 60 था ना, तो 0.6 हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब ये टोटल ऊर्जा जो बची, मतलब जब यहां टकराया उसके बाद जो बची वो वाली ऊर्जा है कि नहीं, 40 तो खत्म हो गई तो 60 बची। तो अब ये वो वाली ऊर्जा है जो बची। अब इतनी ऊर्जा से कितना ऊपर जा सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अब H1 कह देंगे, पहले वाले H को H1 कह देंगे, दूसरे वाले अब फिर से यही चीज लगाएंगे mgh, और यहाँ पर लगाएंगे H2, क्योंकि फिर से तो हाइट पे जा रहा है तो फॉर्मूला फिर से वही लगेगा। तो यहां पर हमने लगा दिया H2, अब इसी H2 की वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, mg से तो mg भैया गया, इसीलिए वैल्यू नहीं रख रहे थे, है ना? यहाँ पर क्या बचा, केवल H1 और मल्टीप्लाइड बाय 0.6, और यहाँ पर क्या, H2, है ना? H1 की वैल्यू सबको मालूम है, 10 दिया था, 10 मीटर, और यहाँ पर आ जाएगा 0.6 और यहाँ पर आ जाएगा H2, तो यहाँ पर ये 6 मीटर आ जाएगा और ये H2। तो H2 की वैल्यू बाबा कितना आ गई, 6 मीटर, है ना? 6 मीटर आ गई, ठीक। तो अब आपसे हम एक चीज कहना चाहते हैं कि जब भी आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछे आप चुटकी में जवाब दे सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे कहा कि 40% की हानि हुई, यानी कि 60% बच गया, तो 60% को तुरंत आप पॉइंट में लिख लीजिए, इतना हो जाएगा। और जितनी हाइट दी हो पहले वाले की, मतलब जितनी ऊंचाई से फेंका जा रहा हो, उससे तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा तुरंत आंसर। जैसे मान लीजिए कि कहा कि 30% ऊर्जा की हानि हो गई, 30% ऊर्जा की हानि हो गई, तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर। मान लीजिए 10 से छोड़ा गया, अब 30%, तो क्या आएगा, यहाँ पे 70% बचेगा, ऊर्जा 70% बचेगी। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा
7 मीटर। हमने कहा ऊपर से छोड़ा गया, अब 20 ऊपर से छोड़ा गया और 20% ऊर्जा की हानि हो गई। कितनी ऊर्जा बची? 80% ऊर्जा बची है अभी। 80% ऊर्जा बची है, मतलब और ऊपर उछलेगा, यानी कि 8 मीटर ऊपर उछलेगा। समझ पाए बाबू? चलिए, हमने कहा कि जब वो नीचे गिरा तो उसकी उसकी 90% ऊर्जा खत्म हो गई। 90% ऊर्जा खत्म हो गई। अब बताइए कितना ऊपर उठेगा? यहां पर 10% बचा। 10% बचा, 10 दाम एक आएगा, 1 मीटर ऊपर अब उठेगा। समझ पा रहे हैं ना? हाइट से तुरंत मल्टी, पहले परसेंटेज को पॉइंट में लिख लीजिए, फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब मानिए कि एक क्वेश्चन अगर हम आपको दे दें कि 20 मीटर ऊपर से कोई चीज फेंकी गई है ना, और उसकी जब वो नीचे गिरती है तो उसकी 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 30% ऊर्जा हानि हो जाती है, तो उसका कितनी ऊपर तक उठेगी? तो तुरंत आपने देखा 30 है, यानी कि बची हुई 70 है, पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। हाइट कितना दिया था? 20। 20 देखा, 7 दूनी 14 देखा, 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है। कितना गया? 14 मीटर आ गया तुरंत आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना गर्मी है एक तो आप लोग चिल्लवाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, गुड। उसके बाद क्या है कि एक, भाई समय तो नहीं हो रहा, ठीक है। एक एक्सरे ट्यूब के विद्युत क्षेत्र के, अच्छा, एक्सरे ट्यूब में विद्युत क्षेत्र के एक इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है? 3 पॉइंट, हाँ, 3.5 इंटू 10 की पावर -21 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप कैसे कर पाएंगे, ये कार्य का क्वेश्चन है, हम आपको बता दें, फिर से पढ़ के, तो हम पढ़ रहे थे कि कैसे होगा। एक्सरे ट्यूब में एक ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र के एक इलेक्ट्रॉन पर 3.5 इंटू 10 की पावर -21 न्यूटन का बल लगता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है 0.20 मीटर तक चलता है। इतना बल लगता है, दैट इज फोर्स, और इतना मीटर चलता है, दैट इज विस्थापन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी यदि उसकी प्रारंभिक ऊर्जा 0 रही हो? तब तो क्या बतानी है? उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। क्या बतानी है? काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकलेगा बाबू? कैसे निकलेगा? ऑप्शन भी लिख दिया जाए। चलिए, 6.4 इंटू 10 की पावर -21 जूल, जूल 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 जूल। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई। एक तो क्लास के चक्कर में फैन बंद करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सर की आवाज आ रही है। ठीक है। चलिए, समझ समझ में आ रहा है ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ये 20। ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए ये जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी और कार्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? दिमाग में रखिए, कार्य बराबर क्या होता है, लिखिए इसको, नोट पॉइंट है आपके लिए। कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन करते हैं वो कार्य के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात हो रही है, तो गतिज ऊर्जा का प्रमेय हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कि यही कहता है कि गतिज ऊर्जा में जो भी चेंजेस आते हैं, वो जितना चेंज आया वो उन दोनों को अगर घटाएंगे तो कार्य हमारा निकल जाएगा। ठीक है। तो कार्य दैट इज वर्क, गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर, है ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी,
एम वी स्क्वायर, देखो पहले v लिखा फिर u स्क्वायर प्रारंभिक, है ना। तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा कार्य निकलेगा। कार्य बराबर क्या होता है सर, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास में क्या है 3.5, ये जो वैल्यू है ना 3.5 लिखी हुई एक्चुअल में ये 3.2 होगा, ठीक है, बाई मिस्टेक, है ना, बहुत सारा मिस्टेक, जो भी छोटा छोटा मिस्टेक है उसको प्लीज माफ कीजिएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अगर करेंगे 5 के हिसाब से तो आएगा आंसर आपको, तो आएगा ही, लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। तो अगर हम ऑप्शन से मैच कराना चाहते हैं तो इसको चेंज कर दे, या तो हम ऑप्शन चेंज कर दे, ठीक है, एक ही बात है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कर लीजिए, तो 3.2 है ना, इंटू 10 की पावर -21 इंटू इंटू ये दिस 0.20, ठीक है, 0.20 मीटर, मीटर में ही रखना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमको इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो यहाँ पर 1/2 mv², और ये पार्ट जो है ये टोटल ये प्रारंभिक है, ये मतलब फाइनल गतिज ऊर्जा और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो क्या कहा था क्वेश्चन में कि इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं क्या कहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा था यदि उसकी प्रारंभिक ऊर्जा शून्य है, तो प्रारंभिक ऊर्जा शून्य है तो जीरो माइनस जीरो, अब इसका कोई मतलब यानी कि नहीं है, बचा ये टोटल। तो अब यहाँ से m और v भी चाहिए हमको, लेकिन नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि पूछा क्या है, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो इस ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी ही तो है, तो इसके जगह हम के ई लिख सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बस यही आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 32 है और ये 2 है, तो 32 दूना 64, यानी कि 64, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक है, इंटू 10 की पावर -21। ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे, इफ यू आर चेंज दिस इज द 6.4, 6.4 जब इधर खिसकेगा तो एक को बढ़ाएगा तो -22 हो जाएगा, ठीक है, -22 जूल। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि उसके बाद भी और क्वेश्चन है, चलिए जितने क्वेश्चन हो पाएंगे कराते हैं। क्या है, वेग v है, वेग v है, घनत्व है रो और आवृत्ति है f, ठीक है, को मूल राशियां मानते हुए संवेग का, संवेग जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, p का विमा ज्ञात कीजिए। क्या बात है, डायमेंशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले हमको p पता होना चाहिए, इसमें हमको पहले एबीसी निकालना होगा, है ना। तो P की विमा क्या होती है, P है क्या भाई, संवेग है। तो संवेग की विमा क्या होती है, संवेग की विमा होती है mL/t-1, होती है ना बाबू, बिल्कुल होती है सर। उसके बाद वेग की विमा क्या होती है, अब लाइव क्लास होती तो फिर सबसे पूछताछ होती, है ना। वेग की विमा क्या होती है, L/t-1, L/t-1। अरे यार वेग, है ना, ये L हो गया तुम्हारा दूरी का और ये हो गया समय का, दूरी बटे समय, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे रो का कितना होता है, रो का तुम्हारे होता है, मतलब घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का ये, आयतन का ये, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी का तो सब लोग याद रखो, ठीक है, क्या होता है T-1, इतना चीज होता है। तो अब ये जो ये है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके हम मल्टीप्लाई में रखते हैं। कहने का मतलब क्या है, mL/t-1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं हम लोग यहाँ पर इसके साथ में कंपैरिजन करने के लिए, t-1 और दूसरा क्या है mL की पावर -3 और दूसरा है t की पावर -1, इतना रखते हैं। अब बस यहीं से कंपैरिजन कर लो, अगर
निकालना है तो देखो m की अगर पावर देखें 1 है और यहाँ पर हम a रखते हैं, b रखते हैं और इसमें c रखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पावर यहाँ पर आएगी, मतलब मल्टीप्लाई जब होगी तो, या फिर अगर चलिए हम लिख देते हैं एक बार, l की पावर a, t की पावर माइनस a, m की पावर b, l की पावर -3 और t की पावर -c, ठीक है। -3 भी आएगा यार, 3 भी है ना, ठीक है। तो अब एक बार जोड़ लीजिए, m की पावर b और l यहाँ है, तो l की पावर क्या जाएगा, a -3b, जुड़ जाएगा दोनों, ठीक है। और t में भी माइनस कॉमन करके हम, या फिर हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं -a -c, ठीक है, ये भी है ना। ठीक, अब यहाँ से कंपेरिजन अगर हम करें तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी तुरंत, ठीक है, b की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि यहाँ 1 से है। और अगर हम देखें तो यहाँ से निकालते हैं, l की पावर यहाँ से 1 है और यहाँ से l की पावर a -3 और b की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाली थी 1, तो यह आ जाएगा -3 ही केवल, ठीक। तो -3 को अगर हम इधर भेज दें तो ये प्लस में हो जाएगा, तो a की पावर हो जाएगी, मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 4, a भी निकल गया। अब a निकल गया तो c निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो -1 बराबर क्या है, -a -c, और a की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है 4, तो यहाँ पर ये -4 हो जाएगा। अगर हम c को इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो c इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -3, तो c की वैल्यू ये आ गई, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। बस उसके बाद इसको रख देना है ना। तो क्या रखेंगे, p बराबर हमारा क्या आएगा, देखिए किस हिसाब से ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हम सेटअप करेंगे। ऑप्शन में PVF के हिसाब से दिया है, तो अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको अगर हम देखें एक कांस्टेंट लगा करके, या फिर हम सीधे इसका इसके टर्म में लिखें, तो रो, मतलब कि रो और V और F के फॉर्म में दिया है, तो रो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, V आएगा, फिर आएगा F, ठीक है। ठीक, तो इसमें इस पे पावर क्या है, मतलब ये A है हमारा, ये B है, ये C है हमारा, ठीक है, ABC। तो इसमें पावर कितनी है, इसमें पावर है हमारी 1, तो ये 1 रहेगा। उसके बाद B पे पावर कितनी है, B पे पावर है हमारे पास में A, हमने इसको माना था ना यहाँ पर, ये A हमारा क्या था, ये वाला V वाला था, ठीक है। देखिए ऐसे रखेंगे, A हमने इसको माना था ना, तो A पे वैल्यू क्या है, 4 है, तो इस पे 4 रखेंगे। B हमारे पास में क्या है सेकंड नंबर पे, ये वाला यानी कि रो वाला, तो B पे वैल्यू 1 है तो इस पे 1 रखेंगे। और F हमारा लास्ट में था जिसको हमने C कहा था, तो C पे वैल्यू -3 है तो इस पे हम -3 रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी जो है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, डायमेंशन का क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो 4 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किया, इसी तरीके से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कर करके पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, इस पूरे मॉडल पेपर को कई बार आपको पूरा लगाना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।